नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अंजना 2.0 और मेरी तरफ से भी खबरों के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज से ठीक 4 साल पहले 24 फरवरी 2024 को जब रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ था, तब दुनिया यही कहती थी कि इस युद्ध में यूक्रेन 4 दिन भी रशिया की सेना का सामना नहीं कर पाएगा, टिक ही नहीं पाएगा। लेकिन इसके बाद समय बीतता गया और आज इस युद्ध को पूरे 4 साल पूरे हो चुके हैं। आज ही के दिन ये युद्ध शुरू हुआ था। ये भी तब हुआ जब राष्ट्रपति ट्रंप अपनी चुनावी रैलियों में कहते थे कि वो इस यूक्रेन युद्ध को 24 घंटे के अंदर समाप्त करा देंगे। लेकिन राजनीतिक धुंधलेपन ने इन बातों को काफी पीछे धकेल दिया और अब वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि जिस यूक्रेन को अमेरिका ने युद्ध लड़ने के लिए खूब हथियार, खूब पैसे दिए, वही अमेरिका जब ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू करने की धमकी दे रहा है तो रशिया ने कहा है कि वो इस युद्ध में ईरान का साथ देगा। यानी रशिया के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन का सारथी अमेरिका बना तो अमेरिका के खिलाफ युद्ध में ईरान का सारथी रशिया बनेगा और इस बार ये युद्ध पक्का माना जा रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामेनेई ने तो इस युद्ध में अपनी मौत के बाद की योजना भी बनानी शुरू कर दी है और उन्होंने एक आंतरिक समूह बनाया है जो उनकी मौत के बाद ईरान की इस्लामिक सत्ता को संभालेगा। इसके बाद हम भारत की उस प्रहार नीति का विश्लेषण करेंगे जो आतंकवादियों को सफाया करने के लिए बनाई गई है। अब तक इजराइल दुनिया का इकलौता ऐसा देश था जिसने काउंटर टेरर पॉलिसी के तहत आतंकवादियों को चुन चुन कर मारा। मतलब वो किसी आतंकी घटना का इंतजार नहीं करते। जैसे ही पता चलता है कि इस आतंकी संगठन का सरगना इस देश में, इस इलाके में, इस बिल्डिंग में, इस फ्लोर पर छिपा हुआ है, वहां पर घुसकर चुन चुन कर मारते हैं आतंकवादियों को, उनके आकाओं को जहन्नुम में पहुंचा देते हैं। लेकिन अब भारत ने भी पहली बार आतंकवाद के खिलाफ एक लिखित डॉक्ट्रिन तैयार की है जिसमें आतंकवादियों के खिलाफ सिर्फ एक ही संदेश है और वो है ओवर एंड आउट। इसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि जब दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक अनिश्चितता और अस्थिरता के कारण खुद को दबाव में महसूस कर रही हैं, तब भारत की अर्थव्यवस्था धुरंधर बनी हुई है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स का अनुमान है कि इस बार होली के त्योहार पर पूरे देश में लगभग 80,000 करोड़ रुपए का कारोबार हो सकता है, जो पिछले साल से 20,000 करोड़ रुपए ज्यादा होगा। आज हम आपको ये बताएंगे कि त्योहारों पर भारत के लोगों का बढ़ता खर्च कैसे देश की अर्थव्यवस्था को विशाल और मजबूत बना रहा है। और मेरी एआई वर्जन, आज आपके पास कौन सी खबर है? आज मैं लोगों के अंदर भरे हुए नस्लभेदी जहर की बात करूंगी। दिल्ली के मालवीय नगर में एयर कंडीशनर इंस्टॉलेशन को लेकर अरुणाचल प्रदेश की 3 लड़कियों और उनके पड़ोसी हर्ष के बीच लड़ाई हो गई। इस दौरान हर्ष और उनकी पत्नी ने मामूली से झगड़े में इन तीनों लड़कियों पर उनके रंग रूप को लेकर नस्लभेदी टिप्पणियां की। हम आपको ये बताएंगे कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामेनेई को ऐसा क्यों लग रहा है कि बहुत जल्द उनकी हत्या होने वाली है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक नई रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि अयतुल्ला खामेनेई अपनी हत्या को लेकर इस कदर आशंकित है कि उन्होंने अपनी मौत के बाद की आपात स्थितियों के लिए अभी से ही योजना बनानी शुरू कर दी। अयतुल्ला खामेनेई ने अपने वरिष्ठ सहयोगियों के साथ एक बैठक की है और इसमें यह बताया है कि अगर अमेरिका या इजराइल के हमले में उनकी मौत हो जाए तो ईरान कैसे पलटवार करेगा। इसके बाद 86 साल के खामेनेई ने एक आंतरिक समूह भी बनाया है जिसमें कुल 14 नेताओं और सैन्य अधिकारियों को जगह दी गई है। खामेनेई की तस्वीर दिखा दीजिए, वीडियो हो तो वही दिखा दीजिए। कहा जा रहा है कि ये वही समूह है जो अयतुल्ला खामेनेई की मौत के बाद ईरान की कमान संभालेगा और इनमें भी अली लारिजानी की भूमिका सबसे अहम होगी। धन्यवाद। अयतुल्ला खामेनेई ने अली लारिजानी की शक्तियों को बढ़ा दिया है और यह भी कहा है कि अली लारिजानी ही अमेरिका के खिलाफ युद्ध का मोर्चा संभालेंगे। अब जिस शख्स की आप तस्वीर देख रहे हैं, आप ये भी कह सकते हैं कि अगर अयतुल्ला खामेनेई को कुछ भी होता है तो ईरान का नेतृत्व अली लारिजानी के हाथों में चला जाएगा, जो रशिया के राष्ट्रपति पुतिन के सबसे करीबी, काफी करीबी हैं और अभी मौजूदा वक्त में ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के यही सचिव हैं। हालांकि अली लारिजानी ईरान के रहबर नहीं बनेंगे और सुप्रीम लीडर के लिए बाद में किसी और नेता का चुनाव किया जाएगा, सुप्रीम लीडर नहीं होंगे। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि अयतुल्ला खामेनेई पिछले 37 सालों से ईरान के सुप्रीम लीडर हैं
साल 1989 में जब वो इस्लामिक क्रांति के जनक रूहुल्लाह खोमैनी की मौत के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर बने, तब से लेकर आज तक एक बार ऐसा नहीं हुआ जब उन्होंने ये चर्चा की हो कि उनकी मौत के बाद ईरान का उत्तराधिकारी कौन होगा। पहली बार ऐसा हो रहा है। ये उम्र का तकाजा है या मौत का खौफ है? अब पहली बार अयतुल्लाह खamenei को शायद अपनी मौत का डर सता रहा है और ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ये तय किया है कि वो मर जाएंगे लेकिन अमेरिका के सामने सिर नहीं झुकाएंगे। तेवर ऐसे ही दिख रहे हैं और इसके पीछे एक ठोस कारण भी है। साल 1979 से पहले ईरान में मोहम्मद रजा शाह पहलवी का शासन था, जो अमेरिका के लिए काफी वफादार थे। उस दौर में ईरान का कच्चा तेल अमेरिका की मर्जी से ही बाहर में बिकता था, बाजार में। लेकिन इसके बाद ईरान के लोगों में अमेरिका के खिलाफ नफरत की भावना पैदा हुई और वहां इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान ने अमेरिका से सारे रिश्ते ही तोड़ दिए, खत्म कर दिए और आज नफरत की ऐसी बिसात बिछी हुई है इन दो मुल्कों के बीच में कि पूरे विश्व के सामने एक युद्ध की स्थिति मंडरा रही है। साल 1989 में जब आयतुल्लाह खamenei ईरान के सुप्रीम लीडर बने, तब उनकी सत्ता उसी नफरत की दीवार पर खड़ी हुई जिसमें अमेरिकी ईरान के लिए एक खलनायक था। अयतुल्लाह खamenei ने सोते जागते, उठते बैठते सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का विरोध किया, अमेरिका को इस्लाम धर्म का सबसे बड़ा दुश्मन बताया और यही कारण है कि आज जब अमेरिका आयतुल्लाह खamenei को झुकाने की कोशिश कर रहा है तो खamenei साफ साफ कह रहे हैं कि वो मर जाएंगे लेकिन अमेरिका के सामने सिर नहीं झुकाएंगे। और अब तो आयतुल्लाह खamenei ने अपनी मौत के बाद की पूरी योजना तैयार कर ली है। यह भी कहा है कि वो मरकर भी अमेरिका को ऐसा जवाब देंगे ये अमेरिका उन्हें कभी भूल नहीं पाएगा। और इसके लिए ईरान ने इराक के साथ अपनी 1599 किलोमीटर लंबी सीमा और फारस की खाड़ी के पास लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को तैनात कर दिया है और यह भी कहा है कि ईरान अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील पर सहमति बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर यह सहमति नहीं बनती है तो वो युद्ध के लिए भी तैयार नहीं। अगर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये सोच रहे हैं कि अमेरिका को आंख दिखाने वाले अयतुल्लाह खamenei उनके सामने सिर झुका देंगे तो राष्ट्रपति ट्रंप शायद बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हालांकि अभी बातचीत चल रही है दोनों मुल्कों के बीच में, क्या निकलता है, क्या वाकई न्यूक्लियर मुद्दे पर ईरान झुकने को तैयार हो जाता है, क्योंकि अगर वो झुकेगा तो फिर वो यूरेनियम का एनरिचमेंट छोड़ देगा, यानी वो न्यूक्लियर हथियार बनाने के फैसले से पीछे हट जाएगा। और ज्यादातर लोग दुनिया में ये मानते हैं कि ऐसा खamenei कभी भी करने को तैयार नहीं होंगे, वो इसके लिए राजी नहीं होंगे। हकीकत तो यह है कि ईरान शायद अब अमेरिका के साथ ऐसे न्यूक्लियर डील करना ही नहीं चाहता। इसीलिए अयतुल्लाह खamenei अपनी मौत के बाद की योजना बना रहे हैं और वो ये मानकर बैठे हैं कि युद्ध होकर रहेगा, जबकि राष्ट्रपति ट्रंप इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि ईरान उनकी धमकियों से डरने के बजाय अब युद्ध की तैयारी करके बैठा है। आज भी राष्ट्रपति ट्रंप ने ये कहा है कि अगर ईरान और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर डील नहीं हुई तो ईरान के लिए बहुत बुरा होगा। ट्रूथ सोशल पर उनका पोस्ट देखिए, हो सकता है राष्ट्रपति ट्रंप इस हफ्ते के आखिर तक ईरान पर हमला कर दें, ईरान और अमेरिका के बीच एक नए युद्ध की शुरुआत हो जाए। लेकिन ये युद्ध शुरू हो उससे पहले हम राष्ट्रपति ट्रंप को कुछ बातें याद दिलाना चाहते हैं। साल 2024 में जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ रहे थे, तब वो अपनी लगभग सभी रैलियों में एक ही ऐलान करते थे, अगर वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो रशिया यूक्रेन के युद्ध को अगले ही दिन समाप्त कर देंगे और दुनिया में शांति लेकर आएंगे। आज 24 फरवरी को रशिया यूक्रेन युद्ध के 4 साल पूरे हो गए और सोचने वाली बात यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप ना तो इस युद्ध को रुकवा पाए और अब तो वो ईरान के साथ एक नया युद्ध शुरू करने की धमकी दे रहे हैं जिसमें रशिया ईरान का साथ दे सकता है। आप खुद राष्ट्रपति ट्रंप के इन बयानों को सुनिए जिसमें वो ये कहते थे कि यूक्रेन युद्ध को समाप्त कराना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो आज अपनी ही कई बातों को भूल चुके हैं। Only candidate who can make this promise, I will prevent and very easily World War III, very easily. Before I even arrive at the Oval Office, I will have the disastrous war between Russia and Ukraine settled. And it will take me no longer than one day. No more wars, no more disruptions. We will have prosperity and we will have peace. I am the candidate of peace. I am peace. Under Trump, we will have no more wars, no more disruptions, and we will have prosperity and peace for all. World War III has never been closer than it is right now.
We need to clean house of all of the warmongers and America last globalists and the deep state. I will be sure that World War III will not happen. I'm the only one can say it won't happen. क्या आप यकीन करेंगे कि अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने शांति की बड़ी बातें की थी उस वक्त? क्योंकि पूरा अमेरिका इस बात से बहुत दुखी था कि कैसे रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। वहाँ के इंटेलेक्चुअल्स, वहाँ के लिबरल्स, वहाँ के जो थोड़े कंजर्वेटिव्स हैं, वो सब ये कह रहे थे कि यूक्रेन जैसे मुल्क पर ये जो हमला हुआ है वो मानवता के खिलाफ है। आम यही सेंटिमेंट था पूरे अमेरिका में, तो डोनाल्ड ट्रंप इसी सेंटिमेंट पर खेल गए। लेकिन अब वो अमेरिका के इतिहास के पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिनके सिर्फ 1 साल के कार्यकाल में अमेरिका 7 देशों पर, 1-2 नहीं 7 देशों पर बमबारी कर चुका है। इनमें येमेन, सोमालिया, इराक, ईरान, सीरिया, नाइजीरिया और वेनेजुएला पर अब तक हमले हो चुके हैं। और अब ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप के इसी कार्यकाल में ईरान के साथ भी एक लंबा और भीषण युद्ध शुरू हो सकता है, जो आसानी से खत्म नहीं होगा। आज जब दुनिया ये कह रही है कि अमेरिका जैसी सुपर पावर के सामने ईरान 1 हफ्ते भी नहीं टिक पाएगा, तब हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि जब आज से ठीक 4 साल पहले रशिया और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था, तब अमेरिका के उस वक्त के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल मार्क माइली ने यह कहा था कि यह युद्ध सिर्फ 72 घंटे में खत्म हो जाएगा और यूक्रेन रशिया की सेना का सामना नहीं कर सकता। इसी तरह का बयान बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने दिया था। उन्होंने भी कहा था कि यूक्रेन इस युद्ध में 4 दिन भी नहीं टिक पाएगा। लेकिन आज आप देखिए कि यूक्रेन 4 दिन नहीं बल्कि 4 सालों से रशिया के खिलाफ ये युद्ध लड़ रहा है और आज भी ये युद्ध खत्म नहीं हुआ है। आज इस युद्ध की 4थी बरसी पर यूक्रेन ने रशिया के पावर हाउस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया है। यूक्रेन के लंबी दूरी के ड्रोन्स ने अपनी सीमा से 1200 किलोमीटर दूर रशिया के ततारस्तान में, पूरा जो इलाका है ततारस्तान का, वहां एक तेल पंपिंग स्टेशन को निशाना बनाया। ये वही तेल पंपिंग स्टेशन है जिसे ड्रुजबा पाइपलाइन का हिस्सा माना जाता है। ये वही पाइपलाइन है जिसे साल 2022 से पहले तक रशिया यूरोप के सभी देशों को कच्चे तेल की सप्लाई करता था। 22 में युद्ध के बाद से अब यूरोप के कई देशों ने तो तेल लेना बंद कर दिया रशिया से, लेकिन इससे पहले 2022 तक रशिया यूरोप के सभी देशों को कच्चा तेल की सप्लाई इसी से करता था। और अभी भी जैसे ये तमाम जो लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं, हंगरी जैसा, अब भी हंगरी अपना कुल 85% कच्चा तेल और स्लोवाकिया लगभग 100% कच्चा तेल इसी पाइपलाइन से रशिया से आयात करते हैं। और वहीं पर यूक्रेन ने हमला कर दिया। आज यूक्रेन ने इस पाइपलाइन को निशाना बनाकर इन यूरोपीय देशों को चिंता में डाल दिया है। और स्लोवाकिया ने तो यूक्रेन को सप्लाई होने वाली अपनी 18% बिजली पूरी तरह से रोक दी है और ये कहा है कि अगर यूक्रेन के कारण उनके देश में कच्चा तेल रशिया से नहीं आएगा तो वो भी यूक्रेन को बिजली की आपूर्ति नहीं करेंगे। आप समझ रहे हैं ये क्या हो रहा है? क्योंकि ये वो 2 ऐसे देश हैं, हंगरी और स्लोवाकिया, जहां से उनको तेल रशिया से ही लेना पड़ता है। उनके लिए और कोई रूट मुमकिन ही नहीं है। इससे आप ये समझ सकते हैं कि आज इस युद्ध को 4 साल पूरे होने के बाद यूक्रेन ने रशिया पर जो हमला किया, वो हमला कच्चे तेल के अंतर्राष्ट्रीय बाजार को किस कदर अस्थिर कर सकता है और इससे ये युद्ध भी एक नए चरण में जा सकता है। आप खुद इन तस्वीरों को देखिए कि जब अमेरिका और ईरान युद्ध के दरवाजे पर खड़े हैं, तब रशिया और यूक्रेन के युद्ध ने कैसे गंभीर रूप ले लिया है। आज तो ज़ेलेंस्की एक तरफ श्रद्धांजलि दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने आज के दिन, क्योंकि पहली बार रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया था, आज उन्होंने वापस बड़ा हमला कर दिया है और आज दिन भर इस तरह की गोलाबारी वहां पर होती रही है। तो देखिए कैसे अलग अलग युद्ध के सेंटर्स बन रहे हैं और उसमें ये युद्ध फिर से एक बहुत ही आक्रामक रूप ले रहा है। अब आप ये सोचिए, जो यूक्रेन 4 दिन भी रशिया के खिलाफ युद्ध में टिक नहीं सकता था, अगर वो यूक्रेन अमेरिका और यूरोपीय देशों की सैन्य और आर्थिक मदद से 4 सालों से रशिया के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है, तो इसी तरह अगर आप अमेरिका के खिलाफ ईरान को युद्ध में रशिया, चाइना की मदद मिल गई तो ये युद्ध कितना लंबा चलेगा और शायद तब अमेरिका के लिए इसे रोकना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि जैसा बोगे वैसा काटोगे। अब तक अमेरिका ने यूक्रेन की मदद करके उसे रशिया के खिलाफ युद्ध में जीवित रखा और अब खबरें हैं कि रशिया भी ईरान को अमेरिका के खिलाफ युद्ध में सैन्य और आर्थिक मदद दे सकता है। इस तरह की बाहरी मदद कैसे युद्ध के समीकरणों को बदल सकती है, उसका यूक्रेन से अच्छा कोई और उदाहरण नहीं हो सकता। पिछले 4 सालों में यूक्रेन को अमेरिका और यूरोपियन यूनियन से 33 लाख करोड़ रुपए की मदद मिली। 33 लाख करोड़।
ये पैसा यूक्रेन जैसे 2 देशों की अर्थव्यवस्था के बराबर है। अब इतनी मदद मिलती है तभी तो ज़ेलेंस्की वहां पर जाकर खुद ट्रंप और जेडी वैंस, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, दोनों ने मीडिया के सामने उनको बेइज्जत किया, लेकिन वो सब कुछ झेलते हैं क्योंकि पैसा वहीं से आ रहा है। अमेरिका इस युद्ध को जीवित रख रहा है। अमेरिका और यूरोप के देशों ने यूक्रेन को युद्ध लड़ने के लिए हथियार दिए, जिसके कारण पिछले 4 सालों में इस युद्ध में भयंकर तबाही हुई। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के मुताबिक इस युद्ध में रशिया के 3,25,000 सैनिकों की मौत हो चुकी है। 3,25,000 सैनिक, जबकि यूक्रेन के 1,40,000 सैनिकों की मौत हुई। इसी युद्ध के कारण यूक्रेन के 59 लाख नागरिक अपना देश छोड़कर जा चुके हैं, जबकि 15,000 नागरिकों की रशिया के हमलों में मौत हो चुकी है। आज भी यूक्रेन के 1,16,000 वर्ग किलोमीटर के इलाके पर रशिया की सेना का कब्जा है, जो यूक्रेन के कुल क्षेत्रफल का 19.3% होता है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक यूक्रेन को अमेरिका और यूरोपीय देशों की सैन्य और आर्थिक मदद मिलने से रशिया को बहुत भारी नुकसान हुआ है, और यह नुकसान पूरे 118 लाख करोड़ रुपए का है। और इसी दौरान अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रशिया पर 26,441 प्रतिबंध लगाए हुए। आप सोचिए, चाहे अमेरिका हो, यूरोपियन यूनियन हो, उन्होंने रशिया पर 26,441 प्रतिबंध लगाए हैं। इसलिए आप खुद सोचिए कि जो रशिया अमेरिका के कारण इतना बड़ा नुकसान झेलकर बैठा है, अगर उस रशिया को अमेरिका के खिलाफ युद्ध में ईरान की मदद करने का मौका मिल गया तो क्या वो इससे पीछे हटेगा? हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप अभी इस बात को समझ नहीं रहे हैं, और कल ईरान में एक ऐसी घटना हुई है जिससे ईरान और अमेरिका के बीच तनाव को और बढ़ा दिया। असल में कल ईरान में लाखों लोगों के फोन पर एक मैसेज आया जिसमें यह लिखा था कि द यूएस प्रेसिडेंट इज अ मैन ऑफ एक्शन, वेट। यानी अमेरिकी राष्ट्रपति जो करते हैं वो कहते हैं, जो भी कहते हैं वो करते हैं, और उनके एक्शन का इंतजार करो, देखो आगे क्या होता है। इस मैसेज का मतलब यही माना जा रहा है कि ईरान में कुछ बड़ा होने वाला है, और ये मैसेज फारसी भाषा में भेजा गया है, और माना जा रहा है कि ये मैसेज ईरान के टेक्स्ट मैसेज सिस्टम को हैक या स्पूफ करके भेजा गया है। इसे एसएमएस स्पूफिंग भी कहते हैं, जो इंटरनेट पर लगाए गए प्रतिबंधों को बाईपास कर सकती है। ईरान में भी शायद यही हुआ है। तो इस पूरे मामले में देखिए, ईरान का जो इंटरनेट है वो फिलहाल सरकार द्वारा नियंत्रित है, उसके कंट्रोल किया जाता है, लेकिन जो एसएमएस की सुविधा होती है वो सुविधा सेल्यूलर नेटवर्क पर चलती है, और उसे पूरी तरह ब्लॉक नहीं किया जा सकता। यहां अलग अलग रिपोर्ट्स में ऐसा दावा है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने एसएमएस स्पूफिंग के जरिए ईरान के लाखों लोगों के फोन पर ये मैसेज भेजे हैं। और जानते हैं इन मैसेजेस को भेजने के पीछे मकसद क्या हो सकता है? इसके पीछे साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की रणनीति हो सकती है, जिसमें दुश्मन देश को मनोवैज्ञानिक रूप से परेशान किया जाता है। और अभी अमेरिका और इजराइल ईरान के साथ ऐसा करने की ही कोशिश कर रहे हैं। और इन सब के बीच ईरान में एक हेलीकॉप्टर भी क्रैश हो गया है। इसमें 4 सैनिकों के मारे जाने की खबरें हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ईरान को युद्ध लड़ने की धमकी तो दे रहे हैं, लेकिन अमेरिका का ही मीडिया कह रहा है कि उनका सबसे खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड फोर्ड युद्ध के लिए तैयार नहीं है। और हकीकत यह है कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर का हाल अभी एक चौल के जैसा हो गया है, जहां इस एयरक्राफ्ट कैरियर के टॉयलेट्स की सीवेज खराब हो गई है, और इस युद्धपोत पर तैनात 4,600 सैनिकों को वॉशरूम के लिए, टॉयलेट्स के लिए 1 घंटे का इंतजार करना पड़ रहा है। युद्धपोत अभी ग्रीस के पास समुद्र में मौजूद है। कहा जा रहा है कि इस युद्धपोत पर जो 650 वॉशरूम्स है, उनका प्लम्बिंग सिस्टम करने के लिए इस युद्धपोत को वापस बुलाना पड़ेगा, और ऐसा होने पर अमेरिका ईरान के खिलाफ जो माहौल बना रहा था, माहौल खराब हो जाएगा। बड़ी फजीहत हो रही है इस पर, और इस वजह से ये खबरें भी आ रही हैं कि कई लोग जो इस पर सवार हैं इस वक्त, उनकी तबीयत भी खराब हो रही है। तो आप सोचिए किस तरह की एक परेशानी सामने आ गई है। एक तरफ युद्ध की आहट है, दूसरी तरफ टैरिफ ने भी पूरी दुनिया में अनिश्चितता का माहौल पैदा किया हुआ है। पिछले हफ्ते अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ को गैर कानूनी बताते हुए रद्द कर दिया था, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस फैसले की आलोचना की थी, और यह भी कहा था कि वो अगले 150 दिनों के लिए सभी देशों पर 15% अतिरिक्त टैरिफ लागू कर रहे। उस वक्त राष्ट्रपति ट्रंप के इस ऐलान पर विवाद हुआ, और ये सवाल भी उठे कि क्या वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद इस 15% अतिरिक्त टैरिफ को लागू कर सकते हैं, और क्या ये कानूनी रूप से सही होगा। इन्हीं विवादों और संशय के बीच आज यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन ने एक नए टैरिफ लगाने का नोटिफिकेशन जारी किया है।
और हैरानी की बात यह है कि इस नए नोटिफिकेशन में 15% की जगह 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का जिक्र है। और इस नोटिफिकेशन ने कई देशों को कंफ्यूज कर दिया है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि अब उन पर 15% टैरिफ लगेगा या 10% टैरिफ लगेगा। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा बताया गया है कि फिलहाल अमेरिका 10% ही टैरिफ लगा रहा है, जो पुराने टैरिफ के साथ लागू होगा। उदाहरण के लिए भारत पर जब 25% का रेसिप्रोकल टैरिफ लागू हुआ, तब उससे पहले तक हम पर सिर्फ 3% का टैरिफ लगता था। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुआ यह कि 25% का रेसिप्रोकल टैरिफ तो रद्द हो गया। भारत के सामान पर टैरिफ की पुरानी दरें ही लागू हो गई, जो 3% के आसपास थी। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जवाब में कुछ चुनिंदा देशों को छोड़कर बाकी सभी देशों पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया, जिसका मतलब यह है कि अब भारत पर 3% का पुराना टैरिफ लागू होगा और उस पर अलग से 10% नया टैरिफ लगेगा। तो कुल मिलाकर 13 से 14% के आसपास होगा। इनमें भी भारत का 40% सामान और दवाइयां ऐसी हैं जिन पर कोई टैरिफ नहीं लगता, और ऐसे में आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद रेसिप्रोकल टैरिफ की दरें कम हुई और अभी कुछ देशों को छोड़कर बाकी सभी देशों पर जो पुराना टैरिफ है उसी की दरों को और उस पर अतिरिक्त एक एडिशनल 10% टैरिफ लग रहा है। हालांकि ये 10% टैरिफ लगाकर भी राष्ट्रपति ट्रंप खुश नहीं है। उन्होंने कहा है कि कोई भी देश सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आड़ में अमेरिका से गेम खेलना चाहता है तो उन्हें और ऊंचे टैरिफ का सामना करना होगा, और अभी जिस टैरिफ पर सहमति बनी है उससे कहीं ज्यादा बुरे परिणाम भुगतने होंगे। आपने देखा ही है किस तरह से टैरिफ को एक हथियार की तरह दबाव बनाने के लिए और कूटनीति में दूसरे देशों को झुकाने के लिए ट्रंप इस्तेमाल करते रहे। आपको ये बताते हैं कि इस अनिश्चितता और अस्थिरता के माहौल में जब दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं खुद को एक दबाव में महसूस कर रही हैं, चरमराती हुई दिख रही हैं, तब भारत की अर्थव्यवस्था धुरंधर बनी हुई है। और इस बार तो होली के त्योहार पर एक नया रिकॉर्ड बनने वाला है, जिसे मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाना चाहती हूँ। जी हाँ, कई लोगों को हजम नहीं होगा, कई लोगों को परेशानियां होंगी, लेकिन ये डेटा कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स का है और CAIT हमारा सोर्स है जिसके आधार पर हम आपको ये डेटा दिखा रहे हैं। उनका अनुमान है कि इस बार होली के त्योहार पर जानते हैं कितना? भारत में 80,000 करोड़ रुपए का कारोबार हो सकता है, और ये पैसा पाकिस्तान के पूरे एक साल के रक्षा बजट के बराबर है, जो भारतीय एक दिन में होली के वक्त खर्च कर देंगे। अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे तो साल 2024 में होली के त्योहार पर 50,000 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ था। ये देखिए 2024। उसके बाद साल 2025, जूम इन कर लीजिए, यहां पर आइए, जूम इन कीजिए। ये साल 2024 का आंकड़ा है जब 50,000 करोड़ खर्च हुआ था, कारोबार हुआ था। फिर आ जाइए साल 2025 पर, जब 10,000 करोड़ बढ़ा, 60,000 करोड़ का कारोबार हुआ साल 2025 में। और उसके बाद आ जाइए साल 2026 में, जब 33% का इजाफा हुआ और ये 80,000 करोड़ रुपया अनुमानित है। अभी CAIT ने ये प्रिडिक्ट किया है, ये 24 और 25 के बीच में, ये गलत लिखा हुआ है, लगभग 50,000 से 60,000 करोड़ का ये इसमें इजाफा हुआ। तो कुल मिलाकर देखिए, कई अर्थव्यवस्थाएं आप देख रहे हैं ना विश्व में संघर्ष कर रही हैं। तब अनुमान है कि इस बार भारत के लोग 80,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। और जानते हैं इनमें से 3,000 करोड़ रुपए की तो सिर्फ पिचकारी बिकने वाली है। मतलब शौक पूरे हैं, 3,000 करोड़ की पिचकारी बिकेगी। ये कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स का डेटा है। 12,000 करोड़ रुपए का गुलाल बिकेगा। जूम इन कीजिए, वो पिचकारी आपने देखी 3,000 करोड़ की, 12,000 करोड़ का गुलाल और रंग बिकेगा, और 20,000 करोड़ की पकवान और गुजिया। सोचिए, स्नैक्स, 20,000 करोड़ पकवान और गुजिया पे। ये आंकड़े कई देशों को इसलिए भी हैरान कर रहे हैं क्योंकि जब दुनिया के ज्यादातर देशों में लोगों का खर्च कम हो रहा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग का बोझ बढ़ता जा रहा है, तब भारत में त्योहारों पर लोग दिल खोलकर पैसा खर्च कर रहे हैं। पिछले साल दिवाली के फेस्टिव सीजन पर 6,05,000 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ था, जबकि धनतेरस के त्योहार पर देखिए, दिवाली पर 6.5 लाख करोड़ का, और फिर धनतेरस पर 75,000 करोड़ रुपए का सोना, चांदी और बर्तन लोगों ने खरीदा था, और 1 लाख तो सिर्फ गाड़ियां बिकी थी। जूम इन करके दिखा दीजिए, धनतेरस पर 1 लाख गाड़ियां बिकी एक दिन में। तो
ये जो तमाम त्योहार है वो देश किस तरह से अपना खर्च कर रहा है, कितना कारोबार कर रहा है, उसका एक डेटा है जो कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के मुताबिक हम आपको दिखा रहे हैं। जो लोग भारतीयों के इस खर्च को अस्थायी मान रहे हैं उन्हें मैकेंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट भी देखनी चाहिए। इसमें बताया गया है कि अभी दुनिया के कुल खर्च में भारत के लोगों की हिस्सेदारी 9% है। जो पूरा खर्च दुनिया भर में लोग कर रहे हैं पूरी दुनिया में इतने देशों में, उसमें 9% हिस्सेदारी भारत की है। लेकिन साल 2050 तक यही हिस्सेदारी 16% हो जाएगी। यह अनुमान है मैकेंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट का, जिसके हवाले से ये रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। और दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा भारत के लोग खर्च कर रहे होंगे 16%, जबकि चाइना की हिस्सेदारी 13% होगी। आज भी जानते हैं हमारे देश के लोगों का सालाना खर्च कितना है। ये 219 लाख करोड़ रुपए है, जो भारत की कुल जीडीपी का 61.5% के बराबर है। और इसी खर्च और खपत के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था धुरंधर बनी हुई है। और आईएमएफ का अनुमान है कि साल 2026 में अमेरिका का जीडीपी ग्रोथ रेट 2.4% रहेगा, चाइना का 4.5% रहेगा, जूम इन करके दिखाइए, जर्मनी का 1.1% रहेगा, फ्रांस का, यहां मैं बीच में खड़ी हो जाती हूं तो दोनों तरफ के आंकड़े दिखेंगे, फ्रांस का 1%, इटली का 0.7%, जापान का 0.7%, ब्रिटेन का 1.3%, रूस का 0.8%, सऊदी अरब का 4.5% और भारत का 6.4%। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था किस तरह से आगे बढ़ रही है। और जो ग्रोथ रेट है सबसे ज्यादा वो भारत का है। वैसे आज हमारे देश में शायद ही कोई घर ऐसा होगा जहां होली के मौके पर पिचकारी का इस्तेमाल ना होता हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पिचकारी का संबंध भगवान श्री कृष्ण से माना जाता है। मान्यता है कि जब एक बार राधा जी भगवान श्री कृष्ण के साथ होली खेलने से झिझक रही थी, तब भगवान श्री कृष्ण ने बांस की लकड़ी में पानी भरकर उसकी एक पिचकारी बनाई थी। और यहीं से होली के मौके पर पिचकारी का इस्तेमाल करना एक परंपरा बन गया। और आज हमारे देश में इन पिचकारियों को वाटर गन्स कहा जाता है, जिनमें बहुत सारी पिचकारियां अब लकड़ी की नहीं बल्कि प्लास्टिक की होती हैं। हालांकि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं जो हम आपको दिखाने वाले हैं, 18वीं शताब्दी में भारत में होली के त्योहार पर पीतल और तांबे की पिचकारियों का इस्तेमाल होता था। और उस वक्त ये पिचकारी कुछ इस तरह की होती थी, ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। इसके अलावा होली के मौके पर आप सबके घरों में गुजिया जरूर बनती होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गुजिया को भारतीय पकवान नहीं माना जाता है। इतिहास में इस बात को प्रमुखता से लिखा गया है कि गुजिया तुर्की से आया एक पकवान था, जो मुगल काल में लोकप्रिय हुआ और धीरे धीरे ये होली के त्योहार का हिस्सा बन गया। और अब इस बार अनुमान है कि होली के त्योहार पर गुजिया और दूसरे पकवानों पर भारत के लोग 20,000 करोड़ रुपए खर्च कर सकते हैं। और आप काशी विश्वनाथ मंदिर से आई इन तस्वीरों को भी देखिए, जहां हर साल होली के मौके पर मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के लिए अबीर, फूल, विशेष वस्त्र और खिलौने भेजे जाते हैं। और इस बार भी पूरे उत्साह और उल्लास के साथ इस परंपरा को निभाया जा रहा है। देखिए, बताते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ जिस मॉडल को अब तक इजराइल और उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद ने अपनाया था, अब उस मॉडल का भारतीय वर्जन आ गया है। भारत ने पहली बार आतंकवाद के खिलाफ अपनी राष्ट्रीय नीति का ऐलान किया है और इसका नाम है प्रहार। अब तक इजराइल दुनिया का इकलौता ऐसा देश था जिसने हमास, हिजबुल्लाह और हूती जैसे आतंकी संगठनों से लड़ने के लिए
काउंटर टेरर पॉलिसी बनाई थी और इस नीति का मकसद था इजराइल के दुश्मनों, इजराइल के खिलाफ काम करने वाले आतंकियों को चुन चुन कर मारना, आतंकी हमला होने से पहले आतंकियों और उनके आकाओं को उनके घर में घुसकर खत्म कर देना। यह आतंकवाद के खिलाफ इजराइल का वो मॉडल था जिसकी धमक पूरी दुनिया ने देखी। लेकिन अब भारत भी पहली बार अपनी काउंटर टेरर पॉलिसी लेकर आया है, जिसे अंग्रेजी में प्रीएम्प्टिव, प्रोएक्टिव, इंटीग्रेटेड एंटी टेरर डॉक्ट्रिन कहा जा रहा है और इस डॉक्ट्रिन का नाम है प्रहार। प्रहार संस्कृत भाषा से लिया गया शब्द है जिसका मतलब होता है आक्रमण या हमला करना। अब तक भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई तो लड़ रहा था, लेकिन यह लड़ाई कई टुकड़ों में बटी हुई थी। इसमें खुफिया विभाग अपना काम करता था, एनआईए जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो अपना काम करती थी, अलग अलग राज्यों की पुलिस की भूमिका भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं होती थी। लेकिन अब ये नीति इस गैप को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। इस नीति के कुल 7 सिद्धांत होंगे, जिनमें पहला है आतंकवाद को किसी भी हाल में रोकना और यह स्पष्ट करना कि किसी भी नाम या बहाने से किया गया आतंकवादी हमला आतंकवाद ही माना जाएगा। दूसरा, भारत अब आतंकी हमला होने का इंतजार नहीं करेगा, बल्कि हम हमले से पहले ही उसे रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाएंगे। इसके लिए हमें आतंकवादियों के खिलाफ बड़े कदम उठाने होंगे, तो उसमें भी हमारा देश पीछे नहीं रहेगा। तीसरा, अब सिर्फ आतंकियों पर नहीं बल्कि उनके पूरे इकोसिस्टम पर प्रहार होगा। आतंकियों के नेटवर्क, डिजिटल फंडिंग, ट्रेनिंग कैंप्स, उनका जो पूरा सपोर्ट सिस्टम है, सबको रडार पर रखा जाएगा। और चौथा, अगर खतरा सीमा के पार है तो कार्रवाई भी सीमा के पार होगी। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक्स को अपवाद नहीं बल्कि न्यू नॉर्मल माना जाएगा। इसका अर्थ समझ रहे हैं आप? पांचवा, आतंकवादी और आतंकवादियों का समर्थन करने वाले लोग, संस्थाओं और देशों को बराबर दोषी माना जाएगा। छठा, अब कट्टरपंथ को भी हल्के में नहीं लिया जाएगा। युवाओं को कट्टरपंथ से बचाने के लिए धर्मगुरु और एनजीओ की मदद ली जाएगी। जेलों में भी कट्टरपंथ को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे और जो कोई भी कट्टरपंथ को बढ़ावा देगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। सातवां, अब आतंकवाद के कानूनी मामलों में तारीख पर तारीख वाली परंपरा को बदला जाएगा। इसके लिए कड़े कानून, कम से कम समय में जांच, टेरर फंडिंग पर अंकुश, टेक्नोलॉजी की मदद से निगरानी, ये सब किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब भारत वैश्विक मंचों पर आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई के लिए ठोस सबूत तैयार करेगा और अब हम आतंकवाद को अच्छे आतंकवाद और बुरे आतंकवाद के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। जो भी देश इस नीति पर चलेगा उससे सवाल पूछेंगे। हमारा एक ही मकसद होगा और वो है आतंकवाद को रोकना, उसे खत्म करना, कट्टरपंथ की दुकानों पर ताला लगा देना। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने कहा था कि भारत की लड़ाई 2.5 मोर्चों पर है, जिनमें एक मोर्चे पर पाकिस्तान है, दूसरे मोर्चे पर चाइना है और आधा मोर्चा भारत में उन लोगों का है जो भारत के दुश्मन हैं, भारत में ही रहते हैं। और अब इस राष्ट्रीय नीति की मदद से हम आतंकवाद और भारत के खिलाफ इस हाफ फ्रंट पर बहुत बड़ा प्रहार करने वाले हैं। हालांकि भारत के आतंकवाद के खिलाफ इस राष्ट्रीय नीति को तो बना लिया है, लेकिन हमारे देश में राजनीति अब भी एक बड़ी चुनौती है और इस राजनीति को आप कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के इस बयान से समझ सकते हैं, जिन्होंने आतंकवादी गतिविधियों में गिरफ्तार हुए आरोपियों का मामले की सुनवाई के बिना, मामले के निपटारे के पहले बचाव कर दिया है और ये कहा है कि अब किसी को भी आतंकी बता दिया जाता है। क्या है क्या नहीं, कौन सा मॉड्यूल है, इनको ब्लास्ट होने से पहले भी इनको पता चल रहा है और ब्लास्ट हो जाता है दिल्ली के अंदर। इन्हें पता था ब्लास्ट होने वाला है फिर भी हो जाता है। तो ये तो बहुत सारी चीजें हैं ना। अब किसको ये कहाँ आतंकवादी बना दे, बाद में 20-20 साल के बाद छुटकर आते हैं। ये तो चीजें ऐसी है ना कि इनके बारे में ये भी नहीं कह सकता ये गलत है और ये भी नहीं कह सकता 100% सही है, क्योंकि ये तो ध्यान भटकाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इनसे कुछ भरोसा नहीं है। देखिए ना, आप जो 30-30 साल 20-20 साल के बाद छुटकर आ रहे हैं और बाइज्जत बरी हो रहे हैं, फिर क्या मायने हैं? पूरी जिंदगी तो आपने उनकी खत्म कर दी। जिन लोगों ने उनको बंद किया था उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? एक्शन तो उनके अगेंस्ट भी होना चाहिए ना, जो आप फर्जी तरीके से लोगों को वो करते हो। खबर नैतिक रूप से कमजोर हो रहे परिवारों से जुड़ी है। भारत श्रवण कुमार का देश है, जिसने कावड़ पर अपने दृष्टिबाधित माता पिता को बैठाकर तीर्थ यात्रा करवाई। श्रवण कुमार को माता पिता की सेवा करने वाले आदर्श बेटे के तौर पर माना जाता है, लेकिन त्रेता युग में श्रवण कुमार जैसे पुत्र हुआ करते होंगे।
आज का सच ये है कि कलयुग में अक्षत प्रताप सिंह जैसे बेटे हैं जिसको अपने पिता की डांट से इतना गुस्सा आया कि उसने उन्हें गोली मार दी। और यही नहीं, इसके बाद उसने बचने का एक ऐसा प्लान बनाया जिसके खुलासे ने पूरे समाज को झकझोर दिया। क्या आपको ये नीला ड्रम याद है? करीब 1 साल पहले मेरठ के नीले ड्रम वाले हत्याकांड ने पूरे देश को डरा दिया था। पीड़ित सौरभ राजपूत को उसकी पत्नी मुस्कान और मुस्कान के प्रेमी साहिल ने मिलकर मार डाला था और फिर सौरभ की लाश को नीले ड्रम में डाल दिया और सीमेंट से जमा दिया। रूह कांप जाती है आज भी याद करके। कुछ इसी तरह का नीला ड्रम अक्षत प्रताप सिंह ने अपने पिता की लाश को ठिकाने लगाने के लिए इस्तेमाल किया। लखनऊ के शराब कारोबारी और पैथोलॉजी सेंटर चलाने वाले 49 साल के मानवेंद्र सिंह ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनका 21 साल का बेटा अक्षत एक दिन उन्हीं की बंदूक से उन्हें ही गोली मार देगा। मानवेंद्र अपने बेटे को नीट की तैयारी करने के लिए कहते थे, लेकिन अक्षत ने नीट की तैयारी करने से मना कर दिया था। इसी बात को लेकर दोनों बाप बेटे में अक्सर बहस होती थी। 20 फरवरी को यह बहस बहुत बढ़ गई। बाप बेटे के बीच हालात इतने खराब हो गए कि बेटे अक्षत ने पिता की बंदूक उन्हीं पर तान दी। बहस के वक्त एक दूसरे को धमकी देने की नौबत आ गई, जिसके बाद अक्षत ने बंदूक से अपने ही पिता को अपने ही खून ने गोली मार दी। हत्या करने के बाद अक्षत घबरा गया। उसे समझ नहीं आया कि अब क्या करे। उसने इस हत्या को छिपाने के लिए एक प्लान बनाया। उसने अपने पिता की लाश के टुकड़े किए, फिर उसे एक बड़े से नीले ड्रम में डाल दिया। प्लान यह था कि वो अपने पिता की लाश को एसिड से गला देगा और फिर बहा देगा। लेकिन उसे शक था कि पिता के गायब होने की खबर जल्दी फैल जाएगी और फिर पुलिस घर पर आएगी। इससे पहले कि पुलिस उसके घर आती, उसने खुद ही पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस अधिकारियों को एक झूठी कहानी सुनाई। उसने बताया कि उसके पिता दिल्ली गए थे और कई दिन से लौटे नहीं हैं। अक्षत ने पिता के लापता होने की एक रिपोर्ट दर्ज करवाई। शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू की तो उन्हें एक सीसीटीवी फुटेज मिला जिसमें दिख रहा था कि मानवेंद्र अपने घर के अंदर तो गए, लेकिन इसके बाद बाहर नहीं निकले। पुलिस ने जब अक्षत से इसके बारे में सख्ती से पूछताछ की, तब उसने कबूल किया कि उसने अपने पिता को मार दिया है। पिता की लाश के टुकड़े करके हाथ और पैरों को पास के ही इलाके में फेंक दिया और बाकी टुकड़ों को नीले ड्रम में एसिड से गला दिया। पुलिस ने पिता की हत्या के आरोप में अक्षत को गिरफ्तार कर लिया है। अक्षत ने जिस वक्त अपने पिता की हत्या की थी, उस वक्त घर के अंदर उसकी बहन मौजूद थी। गोली की आवाज सुनकर वो नीचे उतरी तो पिता की शव जमीन पर पड़ा हुआ देखा। अक्षत ने अपनी बहन को जान से मारने की धमकी देकर चुप करवा दिया था। हालांकि पुलिस ने जल्दी ही इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया, नहीं तो अक्षत का प्लान लाश के बाकी हिस्सों को ठिकाने लगाने का था। एक पिता जो मानवेंद्र हैं, जो शराब कारोबारी हैं, पैथोलॉजी लैब्स भी हैं, वो अपने बेटे पर नीट की पढ़ाई का एक तरह से दबाव बना रहे थे और उस दबाव के चलते बेटे को गुस्सा आया, उसने राइफल निकाली और अपने ही पिता के सिर पर गोली चला दी। उसमें पिता की मौत हो गई। इसके बाद वो वहाँ नहीं रुका, उसने बॉडी छुपाने के लिए बॉडी के टुकड़े किए और उसे नीले ड्रम में डाल दिया। बॉडी यहीं रही। इसके बाद वो खुद गया पुलिस थाने और उसने गुमशुदगी की एक रिपोर्ट लिखा दी जिससे उस पर शक ना हो। अभी तक की जानकारी के मुताबिक मानवेंद्र की हत्या इस वजह से हुई क्योंकि वो अपने बेटे को नीट की तैयारी के लिए कह रहे थे। माँ बाप यही कहते हैं, ज्यादातर यही करते हैं, वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए सोचते हैं। लेकिन जब इस तरह की खबरें आती हैं तो ये एक समाज के तौर पर हमें कमजोर बनाती है। भारतीय परंपरा में हमेशा से ये माना जाता है कि माँ बाप अपने बच्चों के भविष्य के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। लेकिन सोचिए, अक्षत ने अपने पिता के साथ क्या किया। मानवेंद्र ने अपने बेटे के भविष्य संवारने में कोई कमी नहीं छोड़ी होगी, सारी सुख सुविधाएं दी होंगी। जो भी बोला, यही सोचा कि अक्षत का भविष्य अच्छा होगा, और बदले में अक्षत ने जो किया उसने शर्मसार कर दिया। जब अपने ही बच्चों के द्वारा माँ बाप की हत्याएं होती हैं तो कानूनी भाषा में उसे पैरासाइड कहा जाता है। दुखद बात यह है कि दुनिया भर में इस तरह की वारदातें बढ़ी हैं। सबसे ज्यादा पैरासाइड की घटनाएं अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में होती हैं। अमेरिका में सालाना औसतन 15,000 से ज्यादा हत्या के मामले आते हैं और उनमें से हर साल 300 से ज्यादा हत्याएं पैरासाइड होती हैं, यानी बच्चों द्वारा माँ बाप की हत्या से जुड़ी होती है। एक दुखद पहलू यह है कि पैरासाइड के ज्यादातर मामलों में करीब 90% अपराधी पुरुष होते हैं, यानी बेटे होते हैं। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया में सालाना औसतन 240 लोगों की हत्या की वारदातें सामने आती हैं, जिनमें हर साल 12 से ज्यादा मामले पैरासाइड के होते हैं।
यानी हत्याओं के कुल मामलों में करीब 5% केस में बच्चे अपने ही माँ बाप की हत्या कर देते हैं, हत्यारे होते हैं। दुखद यह है कि मरने वालों में 50% से ज्यादा संख्या, जितने लोग मारे जाते हैं उनमें से 50% से ज्यादा संख्या पिताओं की होती है। बच्चों द्वारा अपने ही माँ बाप की हत्या किया जाना पूरी दुनिया में ही दुर्लभ वारदात मानी जाती है, लेकिन पिछले कुछ वक्त से ये तेजी से बढ़ रही है। जहां तक भारत की बात है, हमारे यहाँ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की तरह पैरासाइट के मामलों को अलग से दर्ज नहीं किया जाता। इसी वजह से इसका डेटा उपलब्ध नहीं हो पाता है, लेकिन पिछले वर्ष की कुछ वारदात हम आपको बताना चाहते हैं जो हमारी स्थिति बताने के लिए काफी है। देखिए, जून 2025 दिल्ली के पहाड़गंज में झगड़ों की वजह से परेशान एक बेटे ने पिता को पत्थर से पीट पीट कर मार डाला। अगस्त 2025 हरियाणा के सोनीपत में एक नाबालिग बेटी ने अपनी प्रेमी और दोस्त के साथ मिलकर पिता की हत्या करवा दी। वजह यह थी कि पिता बेटी की शादी प्रेमी से नहीं करवाना चाह रहे। अगस्त में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में एक बेटे ने अपने पिता की सोते वक्त नींद में ही हत्या कर दी थी। वजह यह थी कि पिता अपने बेटे को पैसा कमाने, नौकरी करने के लिए कहता था और वो निकम्मा घर पे बैठा रहता था। सितंबर 2025 नोएडा के सेक्टर 73 में एक 19 साल के लड़के ने अपने पिता को जान से मार दिया। वो अपने पिता के घर उसके नाम करने का दबाव बना रहा था। अब हम दिल्ली के मालवीय नगर में अरुणाचल प्रदेश की 3 लड़कियों पर नस्ल भेदी टिप्पणियों के बाद मचे हंगामे की बात करेंगे। और आज हम सख्त होकर देश को एक संदेश देना चाहते हैं। मालवीय नगर में एयर कंडीशनर के इंस्टॉलेशन के छोटे से काम की वजह से अरुणाचल प्रदेश की 3 लड़कियों और निचले फ्लोर पर रहने वाले पति पत्नी के बीच जबरदस्त बहस हुई। इंस्टॉलेशन के लिए मैकेनिक एक दीवार में ड्रिल कर रहा था, जिसका मलबा निचले फ्लोर पर रहने वाले हर्ष की बालकनी में गिर गया। इस बात पर हर्ष और उनकी पत्नी को इतना गुस्सा आ गया कि पहले तो उन्होंने मैकेनिक से लड़ाई की, फिर इसके बाद अरुणाचल प्रदेश की उन तीनों लड़कियों से लड़ाई की। हर्ष और उनकी पत्नी ने अरुणाचल प्रदेश की इन तीनों लड़कियों के रंग रूप को देखकर उन पर नस्ल भेदी टिप्पणियां की, शर्मनाक व्यवहार किया। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और याद रहे, आपका तमाशा वही बनाते हैं जिन्हें आप अपना दर्द बड़े भरोसे से सुनाते हैं। नमस्कार।